नमस्कार दोस्तों, एनएस रूबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। आप लोग को पता है 1857 की क्रांति इतनी बड़ी क्रांति के रूप में देखने को मिला जो लगभग भारत से अंग्रेज को भगाने का पूरा प्रयास किया गया था। और अंग्रेज कहीं ना कहीं उस क्रांतिकारी आंदोलन से डरकर एक बड़ी संस्था, राजनीतिक संस्था की स्थापना करते हैं कांग्रेस की, ताकि वो सेफ्टी बॉल के रूप में काम करे और कोई भी आंदोलन देखने को ना मिले। अब भारतीय अपना भ्रास या अपना बात आकर किसी संगठन में या संस्था में आकर रख सके, ताकि संतुलन बना रहे, अपनी बातों को रख सके। तो यहाँ के जो भी गरम दल और नरम दल के नेता सब थे जो आकर यहाँ पे अध्यक्षता करते थे और अपनी बातों को रखते थे, ताकि एक संतुलन बना रहेगा और अंग्रेज लंबे टाइम तक यहाँ पे शासन कर पाएंगे। और यही वजह था कि कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो हम लोग देखेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है एओ ह्यूम के द्वारा। याद रखना है, उस समय के जो संस्थापक है वो कौन है? अंग्रेज है, एओ ह्यूम। ठीक है, ये अधिकारी रहे थे। और ये बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में है, वहाँ पे स्थापित किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। उस समय वायसराय थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। देखेंगे इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और इसी के नाम को के जगह आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नामकरण कौन किए? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जो ब्रिटिश संसद में मेंबर बने थे। ठीक है, पहला भारतीय थे। आगे देखेंगे इसका हर साल बैठक होता है, जब तक आज़ादी मिलता है लगातार बैठक होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट बैठक रहा जिसमें कोई काम हो पाया। ठीक है, शुरू से देखिएगा तो 1885 से 1905 तक यहाँ नरम दल के नेता सब इसमें बैठे और अध्यक्षता किए। ठीक है, तो उतना काम नहीं हो पाया 20 साल तक लगभग। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन पहला बैठक देखेंगे। 1885 में बम्बई में WC बनर्जी इसका अध्यक्षता करते हैं। जो बीच में लिखे हैं वो अध्यक्षता है, WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है और 72 सदस्य ही सिर्फ इसमें शामिल हो पाते हैं। और महासचिव बनते हैं एओ ह्यूम, जो कि संस्थापक है कांग्रेस के। सेफ्टी बॉल के रूप में कांग्रेस की स्थापना किए हैं ताकि आंदोलन और किसी भी तरह के विद्रोह से बचे रहें। ठीक है, तो महासचिव के रूप में 1886 में देखेंगे तो कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। कलकत्ता में इसकी बैठक होता है। कहाँ? 1886, एक साल पे है। और हर जो कहता है हर धर्म के लोग इसमें अध्यक्षता करेंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, WC बनर्जी दादा भाई नौरोजी पारसी समुदाय से है, बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम समुदाय से है, ये अंग्रेज हैं। ठीक है, तो हर धर्म से और हर कैटेगरी के लोग को अध्यक्षता करने का मौका दिया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में फैला जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्थान का प्रचार प्रसार किया जा सके और जानकारी दिया जा सके। हर कम्युनिटी के लोग इससे जुड़ सकते थे, हर धर्म के लोग जुड़ सकते थे। यही वजह था कि अलग अलग स्थान पर किया जा रहा था और अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग धर्म के लोगों को अध्यक्षता करने का मौका दिया जा रहा था। देखेंगे 72 प्रतिनिधि और महासचिव के रूप में ये ह्यूम आते हैं। आगे देखेंगे 1886 में कलकत्ता में किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और ये 3 बार अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस का। याद रखना है, दादा भाई नौरोजी के बारे में 3 बार अध्यक्षता करते हैं। पहला आप देख लिए 1886, दूसरा देखिएगा 1893 और 1906 में किए हैं। ठीक है, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के समय हुआ है। इनका एक बुक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना है, इनका एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये जो है इस बुक में बताए थे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निष्कासी का सिद्धांत दिए थे कि कैसे अंग्रेज यहाँ से धन लूटकर यूरोप में लेकर जा रहे हैं, और पूरा समझाने का कोशिश किए उस पुस्तक में। और भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे, अनुमान लगाए थे कि 20 रुपया है। ठीक है, तो ये आपको 2 बात याद रखना है। और एक बात और कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये पहले व्यक्ति भारतीय रहेंगे जिनको मेंबर बनेंगे वहाँ का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, 1887 में देखेंगे तो मुंबई में हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने हैं और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। पारसी याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी है, बदरुद्दीन तैयब जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ठीक है, बदरुद्दीन
तैयब, याद रखना है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, बदरुद्दीन तैयब। 88 में याद रखना है इलाहाबाद में जॉर्ज यूले, ये पहला कह सकते हैं अंग्रेज हैं या गैर भारतीय कह सकते हैं कि भारतीय नहीं है, पहला अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूले, याद रखना है 88 और एक लाइन से है 85, 86, 87, 88, ठीक है। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूले, ठीक है, प्रथम अंग्रेज हैं जो कि गैर भारतीय इनको कह सकते हैं। 1896 में रहमतुल्लाह सियानी, अब देखिए सियानी सुन के क्या लग रहा है, सियान बड़ा बात होगा कुछ, ठीक है, सियानी। रहमतुल्लाह सियानी के समय में 1896 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा वंदे मातरम गाया जाता है, ठीक है, संगीत के रूप में। जो आनंद मठ इनका उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, इनका एक उपन्यास लिखे थे आनंद मठ, इसी में इस बात वंदे मातरम को लिखे थे और इसको गाया गया था पहली बार 1896 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में, ठीक है। तो ये था वंदे मातरम। और आनंद मठ में आपको याद रखना है सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा किए थे, ठीक है। और यहाँ वंदे मातरम से रिलेटेड अगर हम कुछ देखना चाहेंगे तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, रहमतुल्लाह सियानी ये मुस्लिम हैं और इन्हीं के समय में, इन्हीं की अध्यक्षता में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कहा जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत। और आज हम कुछ मुस्लिम्स हैं, उनको लगता है कि हमको क्या है, वंदे मातरम नहीं बोलना है। तो देखिए इनके समय में मुस्लिम रहे थे और उनके समय में उनकी अध्यक्षता में इसको लागू किया गया। और उस समय वंदे मातरम का मतलब कोई विशेष चीज़ से नहीं था, वंदे मातरम का मतलब था उस समय राष्ट्र प्रेम को दिखाता था, एक भावना था, इसको भावनात्मक गीत भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वदेशी आंदोलन कराया गया, जो बंग भंग। 1905 में आपको याद हो गया कि बंगाल विभाजन हो गया था। 1905 में इधर ज़्यादा मुस्लिम थे, इधर हिंदू थे। सांप्रदायिक बोला कि कर्जन बोला कि अगर प्रशासनिक सुविधा होगा, मतलब प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको क्या कीजिए, अलग कर दीजिए, बांट दीजिए। 1905 में इसका विभाजन कर्जन के समय में हो गया, ठीक है। और इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन, मतलब बंगाल का जो विभाजन हुआ है उसको भंग किया जाए, विभाजन नहीं करना है, इसलिए इस बात को यहाँ पे रखा गया था। 1905 में वाराणसी में जो बैठक हुआ उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के समय में स्वदेशी बंग भंग आंदोलन की बात किया गया और स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और आगे देखिएगा तो 1911 में जाकर 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ है वो 1911 में रद्द हो जाता है। लेकिन 1912 में आप ये भी देखिएगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। 1912 में आपको याद होगा कि बिहार बना था, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो ले दे के तो बट ही गया, लास्ट में बचा क्या, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखें 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था और फिर 1911 में उसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। 1906 का बात करेंगे तो कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था और यहाँ स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1906 आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाता है, क्योंकि मुसलमान को लगने लगता है कि ये कांग्रेस जो है हिंदुओं का संस्था है, इसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जबकि देखिए यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब को देख लीजिए, बदरुद्दीन तैयब, रहमतुल्लाह सियानी, ये सब मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, सबके लिए था। लेकिन फिर भी एक मानसिकता बना दिया गया और देखा गया कि उसको अलग अब मांग करने लगे कि हमको एक अलग संगठन दीजिए जहाँ हम अपना बात रख सके, अपने समुदाय के लिए काम कर सके। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाता है 1906 में, याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। तो यहाँ 1906 में दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। 1907 में देखेंगे तो सूरत में इसका अध्यक्षता किया जाता है 1907 में। रास बिहारी घोष याद रखना है, रास बिहारी घोष, ठीक है। ये कांग्रेस के प्रथम विभाजन
को लेकर गरम दल निरम दल क्या हो गया था, अलग हो गया था। किसमें? 1907 में। विचारधारा अलग होने की वजह से ऐसा हुआ। 1907 में गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। कारण कि गरम दल को तो आपको पता है, नरम दल लगातार 20 साल तक काम कर रहे हैं, आराम से अपनी बातों को रखते थे। वायसराय तक पहुँचे, काम होए ना होए 20 साल में लगातार आराम से उदारवादी नीति से अपनी बातों को रखते थे। लेकिन गरम दल के जो नेता सब थे वो सोचते थे, जैसे लाल वाल पाल ये सब गरम दल के नेता थे, और ये चाहते थे कि एकदम तुरंत से इस पर काम किया जाए, ठीक है। और इसीलिए दोनों में विभाजन देखने को मिला। और जो नरम दल के नेता थे वो काफ़ी बुजुर्ग थे, अपना सीट छोड़ना नहीं चाहेंगे। कोई भी अभी भी आपका नेता जो बुजुर्ग हैं वो सीट छोड़ना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से। क्या वो 25-25 साल तक आप एक ही नेता को बना दे रहे हैं, किसी पद पे बैठा दे रहे हैं। क्या उस बीच कोई और अच्छा आदमी नहीं है, या फिर उतना योग्य और कोई व्यक्ति नहीं है जो राजनीति में आ सके? तो गद्दी कोई छोड़ना नहीं चाहता है, लगातार उस गद्दी पर बैठे रहने का कोई ना कोई नियम लगाएगा। और यही कारण था गरम दल और नरम दल में जो विभाजन हुआ, कहीं ना कहीं यही कारण था कि पहले से जो वहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे जो पुराने नेता सब थे, वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि हम उस सीट पर बने रहें, और गरम दल के नेता को मौका ही नहीं दिया जा रहा था। चलिए, तो ये दोनों में विभाजन हो जाता है, जो कि 9 साल बाद आप देखिएगा 1916 ईस्वी में जाके फिर एक हो जाते हैं। जब इनको ज़रूरत ऐसा लगता है कि अब एक होना जरूरी, तो एक हो जाते हैं। चलिए, 1911 में देखेंगे तो आपको तो हम बताए हैं कि विशल नारायण धर जो है जन गण मन आपको याद रखना है। कलकत्ता में देखिए, दोनों राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों के लिए कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ है। लेकिन 1896 और 1911 याद रखना है। 1896 और 1911। 1911 में जन गण, जो कि आपका राष्ट्रीय गान है, गीत नहीं गान है, ठीक है। कौन लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और 52 सेकंड में गाना है किसको? जन गण मन को, ठीक है। ये राष्ट्रीय गान है आपका, लिखा कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और वो वंदे मातरम को भी गाने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन? उपन्यास तो आनंद मठ, याद रखना है। चलिए, 16 में देखेंगे तो लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार, आपको अंबिका लड़की लग रही होगी, हमको भी लड़की लगती थी, जबकि लड़का है, ठीक है। चलिए, अंबिका चरण मजूमदार ये कांग्रेस लीग के समझौता को देखिए, इसमें एक हो जाते हैं। 16 में जो गरम दल और नरम दल विभाजित हो जाते हैं वो 1916 में आके एक हो जाते हैं। तो इसमें नरम दल गरम दल एक हो जाएंगे, ठीक है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा देंगे, ठीक है। चलिए आगे और हम लिखते हैं। 1917 में कोलकाता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में काम करती है। आपको एनी बेसेंट याद होगी, आयरलैंड की थी, और यहाँ पे भारत में होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के साथ चलाई थी, ठीक है। और ये कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता करती है। 1920 में देखेंगे तो कलकत्ता में होता है, ये विशेष अधिवेशन रहता है। क्या रहता है? विशेष अधिवेशन रहता है 1920 में कलकत्ता में, जो लाला लाजपत राय जी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। इसमें असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव रखी जाती है, लेकिन अस्वीकार कर दी जाती है, ठीक है, असहयोग आंदोलन को लेकर। लेकिन गांधी जी को तो करना ही था। नागपुर अधिवेशन में दोबारा से इस बात को रखा जाता है। वीर राघवाचारी के समय में इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी करते हैं। राघवाचारी ये क्या करते हैं? असहयोग प्रस्ताव को पारित कर देते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है किया जाए, पारित हो जाता है। उसके बाद याद रखिएगा 1924 में 40वां अधिवेशन है, याद रखना है। 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलग्राम अधिवेशन, कर्नाटक के बेलग्राम अधिवेशन में गांधी जी हिस्सा लेते हैं। और आपको याद होगा गांधी जी पहला अधिवेशन और अंतिम अधिवेशन, मतलब एक ही मात्र अधिवेशन ऐसा हुआ, बेलग्राम अधिवेशन 1924 का, जो गांधी जी क्या किए हैं? अध्यक्षता किए हैं, ठीक है, शामिल हुए हैं गांधी जी इसमें। बेलग्राम अधिवेशन में पूछेगा कैमा था, तो 40वां अधिवेशन था। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू के द्वारा प्रथम भारतीय महिला के रूप में, तो याद रखिएगा प्रथम जो हम बताएं एनी बेसेंट, ये 1917 में है, और ये विदेशी महिलाएं आयरलैंड की हैं। लेकिन भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में की हैं, ठीक है। और दोनों का कानपुर ही है, देख लीजिए। सॉरी, किधर गया? हाँ, कानपुर में है, इनका कोलकाता में, सॉरी, इनका कोलकाता में है, इनका कानपुर में है। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला के रूप में कार्य करती है।
1929 में देखेंगे तो सरोजिनी नायडू के बाद पूरे राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है उसमें 3 महिला हैं, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, तो ये हैं 3 महिला। ठीक है, 1925 में लाहौर में जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। ठीक है, 1929 में, कब? 1929 में लाहौर में यहाँ पे एकदम ठान लेते हैं कि पूर्ण स्वराज अब चाहिए, स्वराज राज बोला गया मामला, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में झंडा लहरा दिया जाता है। और आपको याद होगा कि 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग झंडा लहराते आ रहे थे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और यही वजह है कि 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होने के तैयार हो जाने के बावजूद भी हम लोग 26 जनवरी 1950 को लागू किए, ताकि 26 जनवरी में आ जाए। नवंबर में तैयार है लेकिन जनवरी में जाके हम लोग इसकी जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ताकि 3 टर्म में ना बटे। एक तो आज़ादी हुआ 15 अगस्त 1947 को, दूसरा 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो चुका है। अगर उसी दिन लागू हो जाता तो फिर उस दिन झंडा लहराइए। और फिर यहाँ शुरू से ही 1930 से ही फहराते आ रहे थे, इसीलिए रुक कर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक 15 अगस्त 1947 हो गया और एक हो गया यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है गणतंत्र संविधान लागू हो गया था, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। चलिए देखिए 1931 में देखेंगे तो कराची में वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। इनकी अध्यक्षता में, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग। और इसी अधिवेशन में जो कराची अधिवेशन है 1931, इसमें गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। ठीक है, 1937 में देखेंगे तो फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है और ये प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया जा रहा है। फैजपुर में, याद रखना है, 1937। अब देखेंगे फैजपुर वाला प्रथम है जो गांव में अधिवेशन किया गया है। 38-39 में देखेंगे और दोनों में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया है। 1938 में देखेंगे हरिपुरा अधिवेशन है, 39 में त्रिपुरी है। इसके बाद से नियुक्ति होने, मतलब चुनाव होने लगता है कि कौन उसका अध्यक्ष बनेगा। इसमें सुभाष चंद्र बोस रहते हैं और ये दोनों में जीत जाते हैं। पहला तो हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना करते हैं और दूसरा जो है ना त्रिपुरी अधिवेशन में भी वो जीत जाते हैं 1939 ईस्वी में। ठीक है, किसको हरा के? तो इनके प्रतिद्वंदी के रूप में पट्टाभी सीतारमैया जो हैं, ये इनके प्रतिद्वंदी के रूप में गांधी जी के समर्थन में खड़ा होते हैं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। लेकिन उनके मान सम्मान को मतलब गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गर्म दल के कोई भी गर्म व्यक्ति इसमें अभी अध्यक्ष बने। ठीक है, तो वो अहिंसा पूर्वक सब काम को करना चाह रहे थे, शांतिपूर्ण तरीका से करना चाह रहे थे। यही वजह था कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करे। ठीक है, और इसीलिए त्रिपुरी अधिवेशन में जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस अपना त्याग कर देते हैं और उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ अध्यक्ष बना दिया जाता है। पट्टाभी सीतारमैया को नहीं, वापस नहीं आएंगे पट्टाभी सीतारमैया। आपको कहानी के तौर पर याद रखना है तो याद हो जाता है ऐसे में। त्रिपुरी अधिवेशन में याद रखना है कि पट्टाभी सीतारमैया को हरा के सुभाष चंद्र बोस बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष। लेकिन ये जब त्याग पत्र दे दिए, हट गए हैं, तब जाके राजेंद्र प्रसाद आए हैं। राजेंद्र प्रसाद ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब संविधान सभा पर आए थे तो उसमें बताया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया है, तो यहाँ पे ज़्यादा समय तक वो नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किया जाता है हाँ समझ गए ना। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे देते हैं। तो दोनों याद रखना है, 3839 वाला हरिपुरा अधिवेशन, प्रतिद्वंदी कौन था, किसको हरा के गए थे, पट्टाभी सीतारमैया, कौन बने थे उसके बाद त्याग पत्र के बाद, तो राजेंद्र प्रसाद। 1940 से 45 में देखेंगे अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत लंबे समय तक 6 वर्ष तक अभी तक कोई नहीं रहा है और ये अकेले व्यक्ति हैं जो 6 वर्ष तक रहे हैं। अबुल कलाम आज़ाद जी जो प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में सामने आपको देखने को मिलेंगे, लंबे समय तक रहते हैं और सबसे युवा व्यक्ति हैं जो यहाँ पे इसका अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1946-47 में मेरठ में अधिवेशन होता है और इसमें जेवी कृपलानी स्वतंत्रता के साथ, 46-47 क्या 47 में आपको आज़ादी मिला है तो आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता के टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी।
उसके बाद 48 में आज़ादी के बाद पूछेगा तो 55वां अधिवेशन का जो है जयपुर में हुआ था। 55वां अधिवेशन, इसमें थे पट्टाभी सीतारामैया, वही पट्टाभी सीतारामैया जिसको सुभाष चंद्र बोस हराकर जीत गए थे, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन वाला में, ठीक है। तो जयपुर में हुआ था, पट्टाभी सीतारामैया बने थे। आज़ादी के टाइम में पूछेगा JB कृपलानी, ठीक है। तो एकमात्र फैजपुर में गांव में जो हुआ था 100 अधिवेशन। बेलग्राम अधिवेशन गांधी जी वाला जो 40वां अधिवेशन था, आपको याद रखना है 40वां अधिवेशन है। अंतिम में क्या है 55वां अधिवेशन है। उसके बाद प्रथम पूछेगा कि महिला तो 1917 में, दूसरा प्रथम भारतीय महिला तो 1925 में पूछेगा। 1925 में कानपुर याद रखना है, 1925 कानपुर। और यहाँ पे कोलकाता में 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला बनती है जो आयरलैंड की रहती हैं। लेकिन भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू थी। और नलिनी सेन गुप्ता के बारे में जो बताएं वो भी थी, 3 को महिला बनी थी पूरे, ठीक है। 1933 के आसपास में बनती है, सर बता देते हैं, हाँ 1933 में बनती है, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। तो 3 महिला याद रखना है, नलिनी सेन गुप्ता, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो आपको ये 3 था जो याद करना था। चलिए कांग्रेस खत्म हो गया। अब अगला क्लास हम लेंगे मैथ रीजनिंग वगैरह का लेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको मेरा क्लास कैसा लगता है।